हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट से रिलेटेड मगध के साम्राज्य में, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि रीजंस क्या थे वो जिसने मगधा को इतना ऊपर पहुंचा दिया। अब हमने उससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी जो डायनेस्टीज़ थी। 3 डायनेस्टीज़ ने मगधा को रूल करा था कॉन्जिक्यूटिवली। पहली थी हमारी हर्यंका, दूसरी थी हमारी शेषुनागा और तीसरी थी हमारी नंद डायनेस्टी। अब कुछ ही एलिमेंट्स बचे हैं ये पढ़ने के लिए, तो आज हम इस वीडियो में उन एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी की, सोसाइटी की और रिलीजन की, कि मगध साम्राज्य में बिफोर मौर्याज उसमें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या थे, सोसाइटी कैसी थी और रिलीजियस एलिमेंट किस प्रकार थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। बट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमी ऑफ द मगध के साम्राज्य में, यानी जब 3 डायनेस्टीज़ कॉन्जिक्यूटिवली रूल करती हैं तो उस समय इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 6th सेंचुरी बीसी में जब स्टेट्स का उदय हो रहा था, यानी जब महाजनपदास उभर कर आ रहे थे ना, तो वहीं से कहीं ना कहीं जो एक कॉन्सेप्ट है एम्पायर का वो उभर कर आ गया था। जैसे कि सबने अपने अपनी जो टेरिटरीज़ हैं वो मतलब डिफाइन करने लगे थे। अब मगध साम्राज्य में जब हर्यंका डायनेस्टी और शिशुनागा डायनेस्टी थी तो उस समय पर इतनी ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं हुआ, मगर जब महापद्मनंदा यानी नंद डायनेस्टी रूल में आई तो उन्होंने जो एक पॉलिसी को अडॉप्ट करा वो थी एग्रेशन पॉलिसी। मतलब एक्सेसिव एग्रेशन उन्होंने यूज़ करा और एनेक्स करते गए सारे जितने भी उनके सराउंडिंग महाजनपदास थे। और उससे क्या हुआ, एक जो एक्सपेंशन है ना मगध का वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। और उससे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम नंद डायनेस्टी के समय पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म उभर कर आया। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर है ना वो भी उभर कर आया, जिससे कि उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ी। और कहीं ना कहीं फिर जो नंद साम्राज्य में अलग अलग नंद साम्राज्य में के साथ साथ ही जो अलग अलग जगह पर साउथ इंडिया में भी, क्योंकि वहाँ पर अभी भी क्या चल रहा था, वहाँ पर चल रहा था संगम एज। अब संगम एज में क्या क्या था, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें जब हम संगम एज पढ़ेंगे यानी संगम पीरियड पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जब डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइफ थी ना, अब वो लाइफ जो रूरल लाइफ थी वो सारी की सारी अब अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रही थी। देखिए, पहला जो अर्बनाइजेशन पीरियड हम हमारी हिस्ट्री में यानी एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं वो देखते हैं हड़प्पन पीरियड के टाइम पर, यानी जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड अर्बनाइजेशन है, सेकंड अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब उभर कर आने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो रही थी। जहाँ पर हमने इंडिया में यानी अक्रॉस इंडिया जो टाउन्स की ग्रोथ देखी, नए नए टाउन्स उभर कर आ रहे थे, क्योंकि अब जो पीपल थे वो रूरल एरिया से शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे थे। जस्ट लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या था कि जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया यानी नोएडा, यहाँ पर ये पहले एक तरीके से जो रूरल एरिया ही हुआ करता था, बट ड्यू टू सम यानी कंसर्न्स की दिल्ली में पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो, तो दिल्ली में से इंडस्ट्रीज़ जो दिल्ली के सराउंडिंग आउटकट्स हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई, जिससे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा जैसे इलाके यानी एरियाज़ उभर कर आए, यहाँ पर अर्बनाइजेशन शिफ्ट हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो था वो एंटर कर चुका था, और फिर जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स है ना ये एक परमानेंट फीचर बन चुका था, यानी अर्बनाइजेशन के साथ साथ नए नए टाउन्स का उभर कर आना एक परमानेंट फीचर हो चुका था, जिससे कि हम एंशिएंट इंडिया में काफ़ी सारी सिटीज़, काफ़ी सारे टाउन्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि उनकी इकोनॉमी किस प्रकार थी, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था ना वो उनका प्राइमरी कॉज था, जिससे उनको प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही थी। यानी
वो जब उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस होगा, यानी अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, तो उसके बाद उनके पास प्रोस्पेरिटी आएगी, क्योंकि वो फिर जो उनके पास सरप्लस है उसे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एलिमेंट्स भी हमने यहाँ पर देखे, वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में भी। तो यहाँ पर प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर ये किस चीज़ से हुआ था? एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन मगध कहाँ पर सिचुएट था, वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, जिनका रूलर्स के द्वारा, यानी जो 3 डायनेस्टीज थी उनके रूलर्स के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली उनका यूज़ करा गया, जिससे कि उनके जो मगध साम्राज्य, यानी मगध साम्राज्य में फिर उसके बाद प्रोस्पेरिटी आनी चालू हो गई। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ कि मगधा के अराउंड नए नए सिटीज़ भी उभर कर आने लगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एग्रीकल्चर अपनी शेप ले रहा था, यानी जब एग्रीकल्चर में उभार आ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो उस समय पर जो लोग थे फिर एग्रीकल्चर में 2 क्रॉप्स की बजाय 3 क्रॉप्स को उगाने लगे। ठीक है, वो कौन सी क्रॉप्स थी हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अर्बन एरियाज़ में तो रिच पीपल थे ही, मगर वहीं पर हमें विलेज में भी रिच पीपल के जो एविडेंसेस हैं वो मिले। ठीक है, कि विलेज में भी रिच पीपल रहने लगे, क्योंकि उनके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा रहने लगी। ठीक है, जब लैंड रहेगी तो वो एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे, अच्छी अच्छी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, जिससे कि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी उसमें बूस्ट आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीपल रहा करते थे वो दोनों ही फसल उगाया करते थे, राबी और खरीफ। ठीक है, आपने हमारी जो हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा रबी एंड खरीफ जो क्रॉप हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इनके द्वारा जो यहाँ पर पीपल रह रहे थे उन्होंने कॉटन्स भी उगाने चालू कर दिया, यानी कॉटन को भी उगाना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी आने लगी पीपल के बीच में, यानी इनइक्वालिटी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने देखा अर्बन एरियाज़ में भी रिच पीपल रहे और रूरल एरियाज़ में भी, विलेजेस में भी। अब वरना की बात करें तो वरना यहाँ पर फ्लैक्सिबल था, जो मतलब ऐसा नहीं था कि अगर कोई वरना से, एक पर्टिकुलर वरना से बिलोंग कर रहा है तो उसको वही जॉब करनी है, नहीं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल था। और सोशल मोबिलिटी भी थी कि अगर कोई इंसान, यानी शूद्र अगर है कोई, तो शूद्र अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है फिर उसके बाद वो ट्रेड में इंडल्ज हो जाता है तो उसका वरना अपर वरना बन जाता है, यानी वो वैश्या में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थी वरना में। ठीक है, यहाँ पर कोई वरना के बेस पर कोई स्पेशल ऑक्यूपेशन नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर सारे ऑक्यूपेशन पाए जाते थे, हर प्रकार के ऑक्यूपेशन है, कारपेंटर ले लीजिए और क्या नाम है, यानी बहुत सारे ऑक्यूपेशन, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ और भी बहुत सारे थे। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड पढ़ाया था उसमें मैंने जब इकोनॉमी डिस्कस करी थी मैंने वहाँ पर आपको सारे ऑक्यूपेशंस डिफाइन करे थे। ठीक है, आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब अगर बात करें मगधा की, तो मगधा कहीं ना कहीं उसमें प्रॉस्पेरिटी, यानी मगध के जो पीपल थे उनके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, वो समृद्ध हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ अमेस कर रहे थे। और उसके बाद मगधा एकदम से टर्न हो चुका था एक प्रोस्पेरस, मतलब एक प्रोस्पेरस महाजनपदा में। ठीक है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। अब मगधा ट्रेड भी करा करता था, जिससे कि प्रोस्पेरिटी फिर और ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। अब मगधा ईरान के साथ ट्रेड करा करता था, सीरिया के साथ ट्रेड करा करता था, इजिप्ट के साथ ट्रेड करा करता था, ग्रीको रोमन्स के साथ ट्रेड करा करता था, पर्शियन एम्पायर के साथ ट्रेड करा करता था, और श्री विजया किंगडम, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स थे, जिससे हमें पता चलता है कि मगधा में जो लोग थे उनकी जो प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा मगधा की प्रॉस्पेरिटी में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग एलिमेंट्स, यानी जैसे एक ट्रेडिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे ट्रेडिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गए, जिससे कि मगधा की प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक ट्रेडिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया था तो उसने कहीं ना कहीं जो
ट्रेड जो कॉन्सेप्ट था ना उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, और फिर उससे क्या हुआ कि जो पीपल थे जो मगध में रह रहे थे वो कहीं ना कहीं फिर और ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेडिंग व्यापार वगैरह स्टार्ट कर दिया और बढ़ने लगा। अब यहाँ पर हमें एंशिएंट हिस्ट्री में 4 ट्रेडिंग रूट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? अब ये जो ट्रेडिंग रूट्स हैं वो हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेकर फिर पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से म्यांमार, फिर म्यांमार से श्री विजया किंगडम। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट का ट्रेडिंग रूट। ठीक है, अब यहाँ से फिर अगला जो ट्रेडिंग रूट था राजगिर टू श्रावस्ती, फिर टैक्सीला जम्मू कश्मीर, फिर ईरान से सीरिया टू ग्रीको रोमन्स तक यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का ट्रेडिंग रूट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से फिर पहले जाते थे तीसरा जो ट्रेडिंग रूट हुआ करता था वो हुआ करता था पाटलिपुत्रा, फिर उसके बाद अयोध्या यूपी में पड़ता है। ठीक है, फिर सोपारा, फिर महाराष्ट्र में पड़ता है ये जो साइट है, फिर मकान कोस्ट टू अरबिया यानी सऊदी अरबिया। ठीक है, फिर ग्रीको रोमन्स, GR का मतलब ग्रीको रोमन्स है। तो ये हमारा तीसरा ट्रेडिंग रूट है। अब ये भी वेस्टर्न की तरफ जाता है, तो वेस्ट से भी हमारे जो मगध साम्राज्य के ट्रेड यानी व्यापार काफ़ी ज़्यादा था। फिर यहाँ पर चौथा रूट आता है हमारा, पहला जाता है राजगीर, फिर राजगीर से कौशाम्बी जो यूपी में पड़ता है, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र। ठीक है, फिर मकान कोस्ट, फिर उसके बाद ग्रीको रोमन्स। ठीक है, ये हमारा चौथा वेस्टर्न रूट हुआ करता था, जिससे कि मगध साम्राज्य के जितने भी पीपल थे और अक्रॉस इंडिया जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी वो सारे इन रूटों से हुआ करती थी। ठीक है, अब जितनी भी ये नाम है ना कौशाम्बी, क्या नाम है, म्यांमार, श्री विजया किंगडम, मगर जो इंडिया में पड़ते हैं ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और ये ट्रेडिंग रूट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे कहाँ से कहाँ तक थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अगर बात करें ये रूट्स तो डेवलप हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं जो ट्रेड है उसको इंक्रीज़ कर दिया। जो मगधा के पीपल थे, मगध की जो ट्रेड है वो एकदम मतलब इंटेंसीफाई हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो टैक्सीला हुआ करते हैं, टैक्सीला सिटी गांधारा का जो कैपिटल हुआ करता था टैक्सीला, तो वहाँ पर ये जो मतलब ये एक टैक्सीला जो है ना एक मतलब हाल्टिंग पॉइंट बन जाता है, जहाँ पर हाल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे कि रात को जो ट्रक ड्राइवर चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीच बीच में रुक कर जाते हैं, जहाँ पर भी ढाबा वगैरह पड़ जाता है, कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह पड़ जाता है, ताकि वो कुछ समय के लिए आराम कर सकें। ठीक है, अब रात के बाद जब दिन आता है, दिन में तो ट्रक आपने कहीं भी देखे नहीं होंगे, रात में ही देखे होंगे, तो रात के बाद जो दिन आता है ना तो वो एक पॉइंट पर रुक जाते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं हाल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर वो रुकते हैं उसे बोलते हैं हाल्टिंग पॉइंट, ताकि वो थोड़ा सा सोसिया सकें यानी आराम कर सकें, रेस्ट कर सकें, तो उसको बोलते हैं हाल्टिंग पॉइंट। ऐसा ही ट्रेडिंग रूट्स में जो टैक्सीला हुआ करता था वो एक हाल्टिंग पॉइंट हुआ करता था, जहाँ से कि लोग थोड़ी देर बहुत देर आराम कर कर आगे प्रस्थान किया करते थे, जिससे कि आगे हमने क्या देखा कि जो ट्रेड है ना बढ़ने लगा। बढ़ने से क्या हुआ कि नए नए टाउन्स वगैरह उभर कर आने लगे, और सिग्निफिकेंट टाउन्स इंडिया में कुछ इस प्रकार थे कि पहला राजगीर हुआ करता था, वैशाली, पाटलिपुत्रा, श्रावस्ती, अयोध्या एंड कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। ठीक है, ये सारे टाउन्स कहीं ना कहीं अब ट्रेडिंग स्पॉट बन चुके थे इंडिया में। ठीक है, ये 7 टाउन ऐसे थे जो मतलब इनमें से कुछ ऐसे टाउन्स भी थे जो हमें ग्रीक के जो मतलब एविडेंसेस है ना, मतलब ग्रीक और पर्शियन सोर्सेज जो हैं वहाँ पर हमें देखने के लिए मिले, इन टाउन्स का नाम हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अब टाउन्स यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रेड ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर डेवलप होने लगी थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा सा माइंड में एज अ स्टोरी के फॉर्म में, इसलिए मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में भी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखनी है ताकि आप इजीली इन्हें कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ पर जब ट्रेडिंग एलिमेंट अच्छे से बढ़ गए, ट्रेडिंग बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि जो परचम है ना इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बाहर भी लहराने लगा। अब हम वहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करने लगे और एक्सपोर्ट करने लगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम एक्सपोर्ट करा करते थे और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो हम इंपोर्ट करा करते थे। अब वो देख लेते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट के मामले में अगर बात करी जाए तो फूड क्रॉप्स हम मतलब एक्सपोर्ट करा करते थे, क्योंकि हमारे तो इंडियन इकोनॉमी है आज भी एग्रेरियन इकोनॉमी है। कहीं ना कहीं जो 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो आज भी जो एग्रीकल्चर है उस पर डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर रॉक सॉल्ट भी हम एक्सपोर्ट करा करते थे यहाँ से,
कॉटन क्लॉथ यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे, आयाज यानी मेटल, ठीक है, और टिम्बर भी यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। पल्स, स्पाइसेस स्पेसिफिकली स्पाइसेस जो है वो साउथ इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। इस समय पर साउथ इंडिया में संगम एज चल रही थी। वी विल टॉक अबाउट संगम एज इन आर अनदर वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट जो करा करते थे हम प्रीशियस स्टोन, वाइन्स, डेट्स, फेक्स। होप यू नो ऑलरेडी अबाउट दीज पर्टिकुलर नेम्स लाइक प्रीशियस स्टोन, वाइन, डेट्स एंड फेक्स, हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर एंड टिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट करा करते थे, ठीक है। अब अगर आगे बात करी जाए तो मगधा में कॉइन्स भी मिंट हुआ करते थे, मगर उनका कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको कॉइन्स में भी पेड करा जाता था, काइंड और कॉइन्स, ठीक है। अब कॉइन्स जो थे उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू ना होने के बावजूद भी उनको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करा जाता था, एज अ बार्टर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी वो फिक्स्ड थी। वो हमने ऑलरेडी देख लिया पिछली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर पंचमार्क कॉइन्स कॉपर के भी हुआ करते थे, सिल्वर के भी हुआ करते थे और गोल्ड के भी हुआ करते थे, जिनकी शेप और साइज़ वेरी करा करती थी। डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हुआ करते थे। इनको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी यूज़ करा जाता था कि आप एक हाथ से ये दो, एक हाथ से वो लो, मगर इनकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। मगर सम कॉइन्स, जैसे कि मैंने बताया कि सम कॉइन्स की, कुछ कॉइन्स ऐसे थे जिनकी बार्टर वैल्यू फिक्स हुआ करती थी, जो मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में बताया था ना, वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो खाली क्राउन के द्वारा ही मिंट करे जाते थे, यानी क्राउन ही उनको मिंट कर सकता था, ठीक है। अगर कोई भी फेक करेंसी, अगर फेक कॉइन पाया जाता था तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इसे देखा जाता था, ठीक है। अब जो पीपल थे वो जब कॉइन वगैरह बन रहे हैं तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन है, तो ऑब्वियसली पीपल पे टैक्सेस भी पे करेंगे। तो पीपल्स वर अलाउड टू पे टैक्स इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन, जिसे बोला जाता था बागा। देखिए बागा, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग, जो टाउन्स थे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई, हमने देखा ऑलरेडी, ठीक है। वो ट्रेडिंग स्पॉट के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्पॉट भी बन चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो जब इंडस्ट्रीज़ बन रही थी और ट्रेडिंग एलिमेंट्स काफ़ी उभर रहे थे, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई जिनको बोला जाता था गिल्ड्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ड्स यहाँ से उभर कर आता है, ठीक है। हमने जब लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो एक मर्केंट यानी जो व्यापारी हुआ करते थे ना, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसे बोलते थे गिल्ड। तो यहाँ पर भी गिल्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी उभर कर आने लगा था। तो ये क्या हुआ करती थी, एक ट्रेड एसोसिएशन हुआ करती थी, हर सिटी में पाई जाती थी ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो गिल्ड का जो हेड हुआ करता था वो हुआ करता था श्रेष्ठिन। अब ये जो हेड हुआ करता था गिल्ड्स का, तो इसको जो है ना, मतलब जैसे कि व्यापारी हैं, काफ़ी सारे व्यापारी आपस में मिल गए, आपस में मिलने के बाद वो अपने एक हेड को चुना करते थे, मतलब उनमें से ही एक को हेड चुन लिया जाता था, ठीक है। मगर महापद्मनंदा के टाइम पर क्या हुआ था कि एक और टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया था जिसको बोला गया था करा, ठीक है, यानी कर एक तरह का, जिसको इन अ फॉर्म ऑफ सर्विस के रूप में लोगों को प्रोवाइड करना होता था। जैसे कि मानकर चलिए एक जो महापद्मनंदा थे ना, उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पर्सन है तो उसकी फैमिली में से एक इंसान को, एक मर्द को यानी एक मेल को एज अ सर्विस प्रोवाइड करनी होगी इन अ फॉर्म ऑफ सर्विस, यानी मिलिट्री की फॉर्म में भी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। जैसे कि मान के चलिए आज के समय पर अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में क्या होता है कि वहाँ पर हर फैमिली में से एक इंसान ज़रूर मिलिट्री में जाएगा, यानी एक फ़ौज में जाएगा, और वहाँ पर सबको जो है ना, इजराइल में क्या होता है, सबको एक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अपनी कंट्री को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर महापद्मनंदा ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया था, मतलब महापद्मनंदा जी ने तो पहले ही अपना लिया था मगर इजराइल ने बाद में। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि
हर घर में से एक जना उठकर जाएगा और एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्व करेगा जो किंगडम है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर कोई भी इस चीज़ को मना करता था यानी नकारता था तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करी जाए, ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करी जाए मगध की, तो कहीं ना कहीं मगध अपने आप में ही एक सेल्फ सफिशिएंट था। यहाँ के पीपल कंटेंटेड थे, हैप्पी थे अपने रूलर्स से भी, और जो चीज़ें इकोनॉमिकली यहाँ पर परसिस्ट थी, प्रिवेलेंट थी, उनसे भी, ठीक है। अब प्रोस्पेरिटी तो हमने ऑलरेडी देख ली। जब मगध की जो लोकेशन है जोग्राफिकली ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, तो मगध के पीपल तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेरस होंगे ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिवेलेंट थी, ठीक है। चलते हैं अब सोसाइटी की तरफ। तो सोसाइटी में अगर हम बात करें, हमने ऑलरेडी देखा जो ऑक्यूपेशन था वो सबके लिए ओपन था, ठीक है। कोई भी मतलब स्पेशलाइज्ड वर्ण के फॉर्म में कोई भी एक ऑक्यूपेशन नहीं था। ऑक्यूपेशन अगर कोई चाहता था उसकी सोशल मोबिलिटी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण के फॉर्म में कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं था, मगर वर्ण जाति गोत्र बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, ठीक है। यहाँ पर शूद्राज को भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन में शूद्राज और वैश्या को भी मौका मिला था पार्टिसिपेट करने का। और जो यहाँ पर मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ पर जो पॉलिटी में पढ़ाया था आपको कि थ्रोन था वो स्वॉर्ड डिसाइड करते थे कि थ्रोन पर बैठेगा कौन। तो इसी वजह से तो 3 डायनेस्टीज़ ने कॉन्जिक्यूटिवली राज करा। अपनी जो राजगद्दी थी वो 3 डायनेस्टीज़ के पास गई। पहले हमारी हरियंका, शेषुनागा, फिर नंद डायनेस्टी, तीनों डायनेस्टीज़ ने राज करा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम आसानी से अज्यूम कर सकते हैं और इन्फ्रेंज कर सकते हैं, नॉट इन्फ्रेंज, इट इज़ इन्फर, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 3 डायनेस्टीज़ ने जब राज करा है तो ईजिली स्वॉर्ड ही डिसाइड करती थी कि राज की गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपटीशन था वो किंगशिप के लिए ओपन था, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर पैट्रियार्किकल पैटर्न फॉलो करा जाता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड से ही कंटिन्यू था। कहीं भी न्यूक्लियर फैमिली का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए नहीं मिला। अब मैरिजेस तो सारी सेम थी, मगर कहीं ना कहीं जो पॉलिएंड्री और विडोरी मैरिज थी वो यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। और एजुकेशन भी सबके लिए ओपन थी, प्राइवेट एजुकेशन भी, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज और राइटिंग आर्ट ऑफ राइटिंग को एज अ स्कॉलरली एक्ट माना जाता था। मगध में जो मगधी थी वो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, वहीं पर प्राकृत और पाली वर्नाकुलर लैंग्वेज थी जिनको मगध के पीपल के द्वारा बोला जाता था और उसी लैंग्वेज में लिखा भी जाता था उनके द्वारा, ठीक है। तो ये बात हुई सोसाइटी की। और भी एलिमेंट्स थे सोसाइटी में, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन और स्लेवरी। प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। मगर वहाँ पर जो अनटचेबिलिटी थी एक इविल प्रैक्टिस के तौर पर नहीं देखी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल थे वो एज अ स्पासास के तौर पर और स्पाई के तौर पर स्टेट के द्वारा रिक्रूट करे जाते थे, ताकि जो स्टेट के जो कितने भी यानी महाजनपदा में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब पर नज़र रखी जा सके। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर बहुत सारी सब कास्ट भी उभर कर आई, क्योंकि अनुलोमा और प्रतिलोमा ने यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस छोड़ दिया था। अब अनुलोमा और प्रतिलोमा क्या होती हैं, यू हैव टू गो टू बैक, आपको पीछे जाना पड़ेगा और आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको सोसाइटी पढ़ाई थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो वहाँ पर मैंने अनुलोमा और प्रतिलोमा के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था कि क्या होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ट्रांसजेंडर और हैंडीकैप्स को आउटकास्ट की तरह ट्रीट करा जाता था। यहाँ पर लेस्बियन भी एग्जिस्ट करते थे। लेस्बियन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, ठीक है। क्योंकि देखिए आज के समय पर जब 377 को एज अ डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जहाँ पर यानी सेम सेक्सुअल ओरिएंटेड पीपल या पर्सन जो है आपस में यानी फिजिकल रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करते थे, यानी लेस्बियंस भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब अगर बात करें
पोजीशन की, यानी वुमेन की पोजीशन की, तो वो कहीं ना कहीं हमें गुड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सारी चीज़ें थी, वरना वगैरह सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल थे। तो ऑब्वियसली फिर जो वुमेन की जो पोजीशन है वो गुड ही रहनी, अच्छी रहनी है। तो सोशल मोबिलिटी वरना में देखी गई है, यानी मगधा में सोशल मोबिलिटी आसानी से देखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो रिलीज़ कर दिए गए थे स्टेट के द्वारा। तो सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है कि जब सारी चीज़ें एलिमेंट्स जो हैं वो सारी सारी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एगैलिटेरियनिज्म होगा। तो यहाँ पर सोसाइटी जो थी वो हाईली इगैलिटेरियन थी। ठीक है, इगैलिटेरियन का मतलब समान अधिकार, सबको एक रूप में ही देखना। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन यहाँ पर स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हुआ करता था। जैसे कि अगर कोई भी स्टेट का माने, यानी मैं एग्जाम्पल लूँ अगर जापान की, तो जापान में बुद्धिज़्म को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। पाकिस्तान में मुस्लिम मुल्क वो माना जाता है। अफ़गानिस्तान मुस्लिम मुल्क माना जाता है। मगर हिंदुस्तान आज के समय में वो सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करता है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इसीलिए तो हमारे जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक कॉन्सेप्ट है सेकुलर। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री है, वो एक सेकुलर कंट्री है अलॉन्ग विद डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हुआ करता था। इसलिए जो यहाँ के रूलर थे वो हाईली टॉलरेटेड थे और स्टेट सेकुलर हुआ करता था। ठीक है, अब रिलीजियस जो कंडीशन हुआ करती थी वो बहुत लिबरल थी, हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर साइविज्म, वैष्णविज्म, ब्राह्मणिज्म, भगवतिज्म, सेबियनिज्म, एनिमिज्म सब एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, एनिमिज्म क्या होता है, सेबियनिज्म क्या होता है, वैष्णविज्म क्या होता है, साइविज्म क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी जब मैंने आपको रिलीजन पढ़ाया था लेटर वैदिक पीरियड का, उसमें सेपरेटली डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, एनिमिज्म डिस्कस करा था, सेबियनिज्म डिस्कस करा था, साइविज्म शिव जी को पूजने वाले, भगवतिज्म, ठीक है, और ब्राह्मणिज्म। भगवतिज्म एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आपके लिए एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें समझाऊंगा कि भगवतिज्म क्या है, कहाँ से उभर कर आया। ठीक है, अब ब्राह्मणिज्म, जहाँ पर ब्राह्मण्स को एक सुप्रीम गॉड माना जाता था। ठीक है, सुप्रीम माना जाता था, यानी सारे वर्णा में ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, जिनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। मगर यहाँ पर तो वर्णा फ्लेक्सिबल था, तो इसलिए ब्राह्मणिज्म यानी ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था ना वो ज़्यादा नहीं था यहाँ पर मगध पे। ठीक है, अब भगवतिज्म क्या होता है वो मैं आपको जब भी पढ़ाऊँगा, जब मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा भगवतिज्म के बारे में। ठीक है, जब हम भक्ति मूवमेंट डिस्कस करेंगे ना तब लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी सेबियनिज्म था, एनिमिज्म था, साइविज्म, वैष्णविज्म, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं लेटर वैदिक पीरियड की रिलीजन वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जाइए, डायरेक्टली आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि रिलीजन, लेटर वैदिक रिलीजन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो महावीर और बुद्धिज़्म की जो डॉक्ट्रिन थी वो भी एंटर कर गई थी। ठीक है, अब मगधा तो लिबरल थॉट्स वाला था, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन तो हुआ ही नहीं करता था। तो यहाँ पर ये जो बुद्धिज़्म के और महावीर की जो थॉट्स हुआ करते थे, आइडियाज़ हुआ करते थे, इनकी जो डॉक्ट्रिन्स हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने इक्वल स्टेटस की स्थापना करी, सबके लिए एक इक्वल स्टेटस लेकर आए, यानी सबको एक समान अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, अब जैनिज्म का उदय क्यों हुआ था और महावीर यानी बुद्धिज़्म का उदय क्यों हुआ था, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे देखिए जाकर। ठीक है, क्योंकि वहीं से ये सारी चीज़ें उभर कर आने वाली हैं। ठीक है, अब पीपल जो थे वो रिस्पेक्ट करते थे हर किसी को, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कोई ज़्यादा नहीं देखा ही नहीं गया। ठीक है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट में खासकर। ठीक है, कोई भी रिलीजन के तौर पर, रिलीजन के बिहाफ पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा गया। तो ये थी रिलीजन ऑफ मगधा। ठीक है, अब जो आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, यहाँ पर मगध का जो बिफोर मौर्याज है वो ख़त्म हो चुका है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर एंड हो जाती हैं। अब अगली आने वाली वीडियो हम बात करेंगे अलेक्जेंडर इन्वेजन, फिर मौर्यन रूल की स्थापना, यानी मौर्याज नंद साम्राज्य को हराकर कैसे थ्रोन पर बैठे। वो मैंने पिछली वीडियो में, जब मैंने नंद डायनेस्टीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को कैसे हराया था, धननंदा को, दी लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, कैसे हराया था और कैसे वो थ्रोन पर बैठे। और अब आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अलेक्जेंडर इन्वेजन कैसे हुआ था,
क्यों अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा इंडिया को और क्या रीज़न थे, उसके बाद इम्पैक्ट क्या रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हम कुछ देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे उस चीज़ को नेसेसरी समझा, फिर जो एक कॉन्सेप्ट है ना अखंड भारत का, एक अखंड भारत, उसकी स्थापना करी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई भी, यानी मैं पूरी हिस्ट्री कवर अप करने वाला हूँ, ये कंप्लीट सीरीज़ रहने वाली है पूरी हिस्ट्री की। ठीक है, आप यहाँ से पूरी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो ये थी वीडियो फ़िलहाल के लिए, इसमें इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगेन दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोबारा से जय हिंद।